नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कश्मीर के एक बेटे की शहादत और उसके पार्थिव शरीर पर पत्थर फेंकने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। सिर्फ 22 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट उमर फयाज शहीद हो गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले उमर फयाज अगले महीने यानी 8 जून को 23 साल के होने वाले थे, लेकिन कश्मीर घाटी में मौजूद अज्ञात आतंकवादियों ने पहले उनका अपहरण किया और फिर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो छुट्टी लेकर घर गए थे और 25 मई को अखनूर सेक्टर में वापस अपनी यूनिट में लौटने वाले थे। जब कोई युवा इस तरह शहीद होता है तो बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। आज इस दुख और आक्रोश की घड़ी में देश के मन में बहुत सारे विरोधाभास भी हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के ही किसी हिस्से में एक सैनिक की शहादत का अपमान किया जाए और उसके पार्थिव शरीर पर पत्थर फेंके जाए। जिन लोगों ने 22 साल के आतंकवादी बुरहान वानी के लिए आंसू बहाए थे, उसे हीरो बताया था, वो 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत पर बिल्कुल चुप हैं। कल तक पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के शरीर के साथ बर्बरता करती थी, लेकिन अब ये कश्मीर में भी होने लगा है और ऐसा लगता है कि दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान का हेडक्वार्टर बन चुका है। इसलिए इन हालात का डीएनए टेस्ट करना आज बहुत जरूरी है। वैसे आज भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक सांकेतिक जीत मिली है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी देने के फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे लगा दिया है, लेकिन इस जीत पर अभी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। इस खबर का एक दूसरा पहलू है जिसके बारे में आपको शायद कोई नहीं बता रहा। आप सुबह से ये सुन रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस रोक के बावजूद पाकिस्तान सरबजीत की तरह कुलभूषण जाधव की हत्या कर देता है तो फिर क्या होगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को जाधव की फांसी रोकने के लिए बाध्य कर सके? आज हम आपको विस्तार से इन सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आज हम कोलकाता के एक इमाम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक खतरनाक वैचारिक गठबंधन का डीएनए टेस्ट करेंगे। कोलकाता के एक इमाम ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है और कहा है कि वो जिहाद करेंगे और उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इस इमाम की भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है ममता बनर्जी की चुप्पी। इस चुप्पी की दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि ममता बनर्जी इमाम बरकती को राखी बांध चुकी हैं और वो उनके राजनीतिक राखी भाई हैं। और दूसरी वजह यह है कि ममता बनर्जी हर हाल में मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करते रहना चाहती हैं, उसका फायदा उठाना चाहती हैं। इमाम बरकती की जहरीली भाषा और ममता बनर्जी की चुप्पी का ये कॉम्बिनेशन पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए आज हमारा सवाल यह है कि ममता बनर्जी इमाम बरकती को कब गिरफ्तार करेंगी? इमाम बरकती का कद इतना बड़ा नहीं है कि उनके बारे में आज हम आपको खबर दिखाते, लेकिन यहाँ पर असली खबर यह है कि ऐसे छोटे लोगों को ममता बनर्जी संरक्षण क्यों दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट में कल से ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कल से रोजाना सुनवाई करेगी। कोर्ट में निकाह, हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सवाल उठाया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्राथमिकता किसको दी जाए। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाए या नहीं। क्या ट्रिपल तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सही हैं, जिन पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं, उनकी भी निगाह सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस्लामिक तरीके पे जो औरतों को हुकूक दिए हैं, उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से राय मांगी थी। कभी कोर्ट ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। कोर्ट को ये बताना चाहिए कि हमारा ट्रिपल तलाक के ऊपर ये एतराज़ है, ये एतराज़ है, ये इसको सामने रख करके आप लोग बैठ करके महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई फैसला करें।
सेना ने कहा है कि वो कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत का बदला लेगी। राजपूताना राइफल्स ने कहा कि पूरी सेना दुख की इस घड़ी में लेफ्टिनेंट उमर के परिवार के साथ है। 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर को आतंकियों ने मंगलवार रात अगवा कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट उमर को सुपुर्द खाक किया गया। अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज दिसंबर में बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल हुए थे। अखनूर में तैनात लेफ्टिनेंट उमर पहली बार छुट्टी पर गए थे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लेफ्टिनेंट उमर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कश्मीरी नौजवानों का रोल मॉडल बताया है। दिल्ली में अनशन पर बैठे केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा पर हमला हुआ। हमलावर ने बताया कि वो एएपी का कार्यकर्ता है। आरोपी का नाम अंकित भारद्वाज है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो और कपिल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो घटना के आधे घंटे पहले कपिल से मिला था और जब उसने कपिल से धरने पर सवाल किया तो मारपीट हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी का नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है। और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्रा की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में कलह शुरू हो गई। संयोजक पद से हटाए गए गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मेरे लिए ये औखा कि मैं उस लीडरशिप थले काम करा जिहदे ते पार्टी नूं शक है कि कल नूं जे इन्हां ने फिर शराब पीती ते पार्टी चों हटा दिता जाएगा, प्रधानगी तो हटाता जाएगा। सॉरी। गुग्गी ने कपिल मिश्रा के उन आरोपों की पुष्टि की कि पंजाब चुनावों के दौरान शराब और लड़कियों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायतें आती रही हैं और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको नेशनल लीडरशिप के पास पहुंचाऊं। अफसोस है कि कोई एक भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। केजरीवाल ने 2 दिन पहले गुग्गी को हटाकर भगवंत मान को पंजाब का पार्टी संयोजक बनाया था। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की कोशिश को दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के मुताबिक कुलभूषण जाधव की जिंदगी को खतरे में देखते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को उठाने का फैसला किया। We have been informed by the International Court of Justice of the action that they have already initiated in this regard. Whether somebody in another country is saying something in this regard or not saying something in this regard, it's not for me to comment. पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने 11 अप्रैल को कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर विवाद हो गया है। अखिलेश यादव ने झांसी में सवाल उठाया कि देश के लिए गुजरात के सैनिक शहीद क्यों नहीं होते। हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। बीजेपी ने कहा कि ये अखिलेश की हार की हताशा है। अखिलेश यादव की अकल इतनी कुंद हो गई है कि वे हार की खीज में भारत के बहादुर जवानों में प्रांत और अन्य वर्ग के आधार पर भेद पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के इस बयान का बचाव किया है। अखिलेश जी की भावना को समझेगा और भावना है कि आए दिन वीर गति प्राप्त होते जवान, उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और उन लोगों से, उन ताकतों से, उन उग्रवादी संगठनों से जो देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णायक कदम कब भाजपा सरकार उठाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र के मुताबिक दोनों पार्टी की छवि को खराब कर रहे थे। सतीश मिश्रा ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान नसीमुद्दीन ने पैसे वसूले थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी बेनामी संपत्तियां हैं और दूसरों के नाम पर कई स्लॉटर हाउस भी चल रहे हैं।
पार्टी से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सबूतों के साथ मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ ने रेप को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। जयपुर में पिछले 5 दिनों में 2 मासूम बच्चियों के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात पर सर्राफ ने पुलिस का बचाव किया। उसका नौकर घर पे जाएगा और वो बच्ची से बलात्कार कर लेगा, उसमें पुलिस और सरकार क्या करेगी? सर्राफ ने ये भी कहा कि घर घर जाकर पहरा नहीं दिया जा सकता। एक के घर के अंदर पहरा लगाएगी क्या करेगी सरकार? तो बताओ क्या करेगी? अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से 6 माह जेल की सजा पाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जस्टिस कर्णन के वकील से आखिरी बार हुई बातचीत के मुताबिक कर्णन मदुरई गए हुए हैं। अब 5 सदस्यीय एक पुलिस टीम जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने चेन्नई गई है। इससे पहले मंगलवार को कोलकाता पुलिस की टीम को कोलकाता में कर्णन के सरकारी आवास से भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। यूपी के एटा में एक समाजवादी पार्टी नेता के रिश्तेदार ने थाना इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया। यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव को पुलिस अस्पताल में गुंडागर्दी और मारपीट करने के आरोप में थाने लाई थी। पुलिस ने मोहित और उसके 2 दोस्तों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। मैं अभी उसको दिखवाता हूँ, जो भी कानून के खिलाफ कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी।